सेकेंड ईयर क्लास। बच्चों, कल मैंने आपको कुछ पढ़कर आने के लिए कहा था। उस पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप। और मैंने ये बताया था कि भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। क्या क्या मिलने से? भूमि, जन और संस्कृत, इन तीनों के मिलने से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। अब हम गद्य की आपको व्याख्या समझाते हैं और साथ ही साथ संदर्भ और प्रसंग। ये आपका गद्य पाठ है, लेखक का है। ठीक? तो संदर्भ जैसे आप लिखेंगी, प्रस्तुत गद्यावतरण साहित्यकार डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध से उद्धृत है। ठीक? और यह निबंध हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य गरिमा से संकलित है। ठीक है? अब आपको पहले गद्य का, पहले पैराग्राफ का प्रसंग बताना है कि प्रस्तुत इस गद्य खंड में लेखक क्या कहना चाह रहा है। तो आप लिखेंगी, इन पंक्तियों में लेखक ने राष्ट्रीयता के विकास हेतु राष्ट्र के प्रथम महत्वपूर्ण तत्व भूमि के रूप, उपयोगिता एवं महिमा के प्रति सचेत रहने तथा भूमि को समृद्ध बनाने पर बल दिया है। अब देखिए, मैं पैराग्राफ पढ़ती हूँ कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। कहने का तात्पर्य ये है कि इस भूमि का निर्माण हमारे देवताओं के द्वारा किया गया है और इसका अस्तित्व अनंत काल से है। मानव जाति का यह कर्तव्य है कि वह इस भूमि के सौंदर्य के प्रति सचेत रहे। ठीक है? इतना समझ में आया? फिर भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी, वह निर्मूल होती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इस भूमि के सौंदर्य के प्रति सचेत रहें और इसका रूप विकृत ना होने दें। साथ ही प्रत्येक मनुष्य का यह भी कर्तव्य है कि वह भूमि को विभिन्न प्रकार से समृद्ध बनाने की दिशा में सचेष्ट रहे, यानी कि जागरूक रहे हर तरीके से। ऐसा करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि पृथ्वी ही समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। क्या है? पृथ्वी ही समस्त विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीय विचारधारा पृथ्वी से संबद्ध नहीं होती, वह आधार विहीन होती है। कैसी होती है? वह आधार विहीन होती है और उसका अस्तित्व अल्प समय में ही समाप्त हो जाता है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है।
वास्तव में हम पृथ्वी के गौरवपूर्ण अस्तित्व के प्रति जितना अधिक सचेत रहते हैं, उतनी ही अधिक राष्ट्रीयता के बलवती होने की संभावना होती है या रहती है। राष्ट्रीयता का आधार जितना सशक्त होगा, राष्ट्रीय भावनाएं भी उतनी ही अधिक विकसित होंगी। अतः प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना तथा उसके रूप सौंदर्य, ठीक है, उसके रूप सौंदर्य, उपयोगिता एवं महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का न केवल परम कर्तव्य है, अपितु उसका धर्म भी है। यानी कि पूर्ण रूपेण इस धरती को सजोना, उसकी सुंदरता को, की उपयोगिता को बनाए रखना, उसकी महिमा को पहचानना हम मनुष्य का ही परम कर्तव्य नहीं है, बल्कि उस कर्तव्य के साथ ही साथ हमारा धर्म भी है। ठीक, अब ये आपके इस पैराग्राफ की व्याख्या हुई। यानी कि जो पैराग्राफ है उसकी व्याख्या आप अपने शब्दों में करेंगे। ठीक है, अब आइए चलिए अगला पैराग्राफ। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। अब देखिए, इस पैरा में लेखक ने राष्ट्र के निर्माण के प्रथम तत्व, पहला तत्व भूमि अर्थात पृथ्वी के महत्व को बताया है। ठीक, कि उनके अनुसार भूमि के पार्थिव शरीर के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे, ठीक है, कि उनके अनुसार भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे, हमारी राष्ट्रीयता उतनी ही बलवती हो सकेगी और हमारी आर्थिक उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त होगा। क्या प्रशस्त होगा? आर्थिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। तो जैसा अभी मैंने आपके सामने गद्य पाठ किया, तो अब उसकी व्याख्या सुनिए। ठीक है, हमारी धरती के गर्भ में, ध्यान से सुनिएगा, हमारी धरती के गर्भ में असीम मात्रा में मूल्यवान खजाना भरा हुआ है। क्या भरा है? खजाना। यह पृथ्वी मूल्यवान वस्तुओं का विशाल कोश है। अनेक प्रकार के मूल्यवान रत्नों को अपने में धारण करने के कारण ही इस धरती को वसुंधरा कहा जाता है। किस लिए वसुंधरा कहा जाता है? क्योंकि मूल्यवान रत्नों को उसने धारण कर रखा है, इसलिए हम उसे वसुंधरा कहते हैं। इस तथ्य से हम सभी को परिचित होना चाहिए, क्योंकि यही तथ्य हमारी राष्ट्रीय भावना से जोड़ता है और आर्थिक रूप से संपन्न भी बनाता है। ठीक है, संपन्न भी बनाता है। हजारों लाखों वर्षों से, जब से इस धरती का निर्माण हुआ है, इसके गर्भ में विभिन्न प्रकार की धातुएं पोषित होती रहती हैं। हमारे पहाड़ों से बड़ी बड़ी नदियां दिन रात बहती रहती हैं। इन नदियों के साथ पहाड़ों का उपजाऊ मिट्टी भी बहकर
आती है। जैसा कि देखिए पुस्तक में मैंने पढ़ा कि पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारी भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। यानी कि जो भी पहाड़ों से उपजाऊ मिट्टी भी बहकर आती है, धरती के विस्तृत वक्षस्थल पर बहने वाली इन नदियों ने अपनी मिट्टी से धरती को सजाया संवारा है। ठीक, नाना भांति के अनगढ़ नग विंध्य की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। तो इस तरीके से जो मिट्टी बह करके आती है, धरती के विस्तृत वक्षस्थल पर बहने वाली इन नदियों ने अपनी मिट्टी से इस धरती को सजाया है और उसे उपजाऊ भी बनाया है। हमारे देश के भावी आर्थिक विकास को दृष्टि से इन सब तथ्यों का परीक्षण परम आवश्यक है। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट की नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब किसी भी स्थान को कोई कारीगर उसको अच्छे से सजा संवार देता है, उसको सुंदर रूप में ला देता है, तब उसकी शोभा और सुंदर लगने लगती है या उसकी शोभा और बढ़ जाती है। वे अनमोल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अनमोल हो जाते हैं। देश के नर नारियों के रूप मंडन और सौंदर्य प्रसाधन के इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है, अतएव हमें उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है। हमारे वैज्ञानिक भूगर्भवेत्ता धरती के रहस्यों की खोज में निरंतर लगे रहते हैं। कुछ न कुछ वो खोज स्वयं ही करते रहते हैं, जिससे वे धरती के गर्भ में छुपे हुए खजाने को जिससे वे धरती के गर्भ में छुपे हुए खजाने की खोज कर सकें। अर्थात खोज के साथ ही साथ उन्हें ज्ञान भी इस चीज़ का होना नितांत आवश्यक है। जैसे देखिए आखिरी की ये लाइन कितनी अच्छी लिखी हुई है कि देश के नर नारियों के रूप मंडन और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है, अतएव हमें उनका ज्ञान होना भी अत्यंत आवश्यक है। यानी कि हमारी धरती की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हुई हैं, वो जानकारी हमें भी, उसका भी ज्ञान हमें होना नितांत आवश्यक है। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सब के प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती, तब तक हम सोए हुए के समान हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि राष्ट्रीय चेतना की जागृति में भौतिक ज्ञान विज्ञान के महत्व को इसमें स्पष्ट किया गया है, बताया गया है कि लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीयता की भावना केवल भावनात्मक स्तर पर ही नहीं होनी चाहिए।
उससे भौतिक ज्ञान के प्रति चेतना जागृत हो, ऐसा प्रयत्न भी होना चाहिए। पृथ्वी और आकाश के बीच स्थित नक्षत्रों, गैसों एवं वस्तुओं का ज्ञान, समुद्र में स्थित जलचरों, खनिजों तथा रत्नों का ज्ञान एवं पृथ्वी के सीने में छुपी अपार संपदा की जानकारियों पर आधारित ज्ञान भी राष्ट्रीय चेतना को सबल बनाने के लिए आवश्यक है। इससे राष्ट्रीय प्रगति के लिए आवश्यक साधन प्राप्त होते हैं, यानी कि तभी हमारा यह राष्ट्र का स्वरूप निखर कर सामने आ सकता है। इसी के फलस्वरूप नवयुगों में राष्ट्रीय चेतना और इन सब के प्रति जिज्ञासा विकसित होती है, जिससे राष्ट्र की वास्तविक उन्नति होती है। यानी कि नवयुवक, जैसे कि कल के भविष्य जो हैं, उनमें राष्ट्रीय चेतना और सबके प्रति जिज्ञासा विकसित होती है। विकसित जब होगी तभी राष्ट्र की उन्नति होना संभव है। जब तक राष्ट्र के नवयुवक जिज्ञासु और जागरूक नहीं होते, यानी कि जब तक ये नवयुवक किसी भी कार्य को करने के लिए अपनी जिज्ञासा, जागरूकता को सामने नहीं लाएंगे, तब तक हमारा यह राष्ट्र सोए हुए के समान ही समझा जाएगा। अर्थात उन नवयुवकों को जागरूक होकर के अपने हृदय में हर कार्य को करने की लालसा, जिज्ञासा कि हमारे राष्ट्र का स्वरूप, हमारे राष्ट्र की उन्नति अर्थात हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए उन नवयुवकों को स्वयं ही सामने आना होगा। नहीं तो यह जब तक वह जागरूक नहीं होंगे, उनके अंदर किसी भी प्रकार को जानने की जिज्ञासा नहीं होगी, तब तक यह राष्ट्र सोए हुए के समान ही रहेगा। अर्थात उन नवयुवकों को जागृत होना पड़ेगा।